अगर तुम अफ्रीका के मैप पे नज़र डालो तो एक बड़ा और खास मुल्क दिखेगा, सूडान। ये वो ज़मीन है जहाँ डेजर्ट और नाइल नदी मिलते हैं, जहाँ पुरानी सिविलाइजेशंस के निशान आज भी ज़मीन के नीचे सोए हुए हैं। सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, जिसका एक लंबा कोस्टल एरिया रेड सी के साथ लगता है। इस जगह की लोकेशन ऐसी है कि ये अफ्रीका, अरब वर्ल्ड और यूरोप के ट्रेड रूट्स के बीच एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है। इसी वजह से सूडान हमेशा रीजनल पावर्स के इंटरेस्ट का सेंटर रहा है। सूडान एक टाइम पे ब्रिटिश इजिप्शियन कॉलोनी था। 1956 में आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद भी पीस नहीं मिली। नॉर्थ और साउथ के बीच रिलीजन, एथनिसिटी और रिसोर्सेज पे टेंशन चालू रही। नॉर्थ मोस्टली अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जबकि साउथ अफ्रीकन ओरिजिन क्रिश्चियन और ट्राइबल ग्रुप्स। इसी कॉन्फ्लिक्ट ने 2011 में साउथ सूडान को अलग मुल्क बना दिया, पर जो बचा उसके अंदर भी एक वॉल्केनो था। दारफुर, ब्लू नाइल और कोर्डोफान जैसे रीजन्स में डेकेड्स लॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन और निग्लेक्ट का गुस्सा था। 2003 में दारफुर रीजन में एक रिबेलियन शुरू हुआ, जहां नॉन अरब ग्रुप्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाए। गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जंजावीद मिलिशियाज भेज दिए। यही वो ब्रूटल फोर्सेस थे जो बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के नाम से रीऑर्गेनाइज हुए। दारफुर वॉर ने थाउजेंड्स लोगों को मारा, मिलियंस को रेफ्यूजी बनाया। BBC और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उस दौर में एथनिक क्लेंजिंग तक के केसेस हुए। उस वक्त के प्रेसिडेंट उमार अल बशीर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के चार्जेस लगाए। 2019 तक सूडान पर अल बशीर रूल कर रहा था, एक डिक्टेटर जिसे लोगों ने 30 साल बाद गिराया। रॉयटर्स के हिसाब से अप्रैल 2019 में जब वो गया तो लोगों ने सोचा नया एरा शुरू होगा, लेकिन पावर मिलिट्री के हाथ में ही चली गई। दो मेन लीडर्स सामने आए, जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे, और मोहम्मद हमदान दगालो एलियास हेमेट्टी जो RSF का हेड था। दोनों एक साथ ट्रांजिशनल काउंसिल में पावर शेयर कर रहे थे, पर अंदर से मिसट्रस्ट था। अक्टूबर 2021 में मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया और बुरहान ने पूरा कंट्रोल ले लिया। हेमेट्टी उस वक्त बुरहान के साथ था, लेकिन ग्रेजुअली दोनों के बीच पावर स्ट्रगल बढ़ने लगा। द गार्डियन ने लिखा कि इशू तब इंटेंस हुआ जब आर्मी और RSF के इंटीग्रेशन का प्लान बना। सिविलियन ट्रांजिशन के लिए एक सिंगल नेशनल आर्मी चाहिए था। हेमेट्टी को लगा कि अगर RSF मर्ज हुई तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, और बुरहान को डर था कि RSF इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो कूप कर लेगी। अप्रैल 15, 2023 के सुबह खार्तुम में गन फायर सुनाई दी। दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे रॉकेट और गन से अटैक कर रहे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि उस दिन से सूडान एक फुल स्केल सिविल वॉर में गिर गया। कैपिटल के अंदर टैंक्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का यूज होने लगा। हॉस्पिटल्स बंद, इलेक्ट्रिसिटी कट और सिविलियंस बंकर्स में छुप गए। अल जजीरा के रिपोर्टर्स ने बताया कि सिर्फ पहले हफ्ते में 500 से ज्यादा लोग मरे और 5 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। खार्तुम, ओमदुरमान और बाहरी जैसे शहर लिटरल वॉर जोन बन गए। दारफुर रीजन में RSF ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। उनकी झाड़ियों और डेजर्ट में मोबिलिटी एडवांटेज थी। बुरहान के फोर्सेस नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया से ऑपरेट कर रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं, एक ट्राइबल और इकोनॉमिक वॉर भी बन गया। RSF के पास दारफुर के गोल्ड माइंस का कंट्रोल था और गोल्ड एक्सपोर्ट उनकी फाइनेंसिंग का मेन सोर्स बना। फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स में आया कि वो गोल्ड मोस्टली UAE के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ से UAE का नाम आना शुरू होता है। सूडान और UAE के बीच पहले से क्लोज टाइज थे, इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर डील्स के जरिए। लेकिन द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट के इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि RSF के फ्लाइट्स लिबिया और चैड के थ्रू आर्म्स ले रहे थे, और ये सप्लाई रूट्स UAE के फंड से ऑपरेट हो रहे थे। UAE ने ऑफिशियली डिनाई किया, बोला कि वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है, पर UN एक्सपर्ट्स के पैनल्स ने एविडेंस प्रेजेंट किया कि RSF को फॉरेन सपोर्ट मिल रहा था। इस सपोर्ट का मोटिव रेड सी कोस्ट और सूडान के गोल्ड रिसोर्सेज में इंटरेस्ट बताया गया। इस वॉर का इम्पैक्ट सूडान के ऑर्डिनरी लोगों पे सबसे ज्यादा है। खार्तुम का हाफ पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, हॉस्पिटल्स बर्न्ड, फूड शॉर्टेज और पीपल विदाउट वाटर। द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में लिखा कि विमेन और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सेक्सुअल वायलेंस और किडनैपिंग्स का फियर कॉमन है। यूनिसेफ के मुताबिक 10 मिलियन बच्चे डिस्प्लेसमेंट में हैं। फिर 2024 में एक नया फेज आया जब सूडान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल नंबर्स निकाले। गोल्ड एक्सपोर्ट्स का 97% UAE के थ्रू जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि सूडान का रिसोर्स वॉर नाउ फॉर्मली लिंक्ड था दुबई के मार्केट से।
यूएई ने एक साइड पे ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग अनाउंस की 100 मिलियन रेफ्यूजी एड, पर दूसरी साइड पे एलिगेशंस बढ़ रहे थे कि वो आरएसएफ के लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स ने यह भी लिखा कि मार्च 2025 में सूडान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएई के खिलाफ केस फाइल किया था, लेकिन कोर्ट ने मई 2025 में जुरिसडिक्शन रिजेक्ट कर दी। आज सूडान एक डिस्ट्रॉयड मुल्क बन चुका है। खार्तूम एक गोस्ट सिटी, दारफुर में ट्राइबल मैसेकर्स और मिलियंस लोग इथोपिया और चैड के बॉर्डर्स पर रेफ्यूजी बन गए हैं। पर इस ट्रैजिक कहानी का असली पेन ये है कि जहां लोकल पीपल पीस के लिए फाइट कर रहे हैं, वहीं बड़े कंट्रीज यूएई, इजिप्ट, रशिया और सऊदी अरेबिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स पे गेम खेल रहे हैं। सूडान का वॉर समझने के लिए सिर्फ आर्मी और आरएसएफ के बीच फाइट देखना काफी नहीं। इसके पीछे एक और कहानी चल रही है, रिसोर्सेज, बॉर्डर्स और रीजनल पावर पॉलिटिक्स की। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सूडान एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। इसका एक साइड रेड सी है, जहां से दुनिया का 10% से ज्यादा ट्रेड गुजरता है, और दूसरी साइड लिबिया, चैड, साउथ सूडान और इथियोपिया से लगती हैं। ये लोकेशन ऐसी है कि जो भी सूडान पे कंट्रोल करे, वो प्योर हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच एक गेट कीपर बन जाता है। इसीलिए हर कंट्री यहाँ अपना हाथ डालना चाहती है। इजिप्ट चाहता है कि सूडान एक फ्रेंडली मिलिट्री रूल में रहे, ताकि नाइल का पानी और इथियोपिया के डैम प्रोजेक्ट उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रोल में रहें। यूएई चाहता है कि वो रेड सी पोर्ट्स और गोल्ड रूट्स को सिक्योर करे। दुबई ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड री एक्सपोर्ट हब है। रशिया अपना नेवल बेस बनाना चाहता है पोर्ट सूडान में, और वैगनर ग्रुप जैसे मर्सनरीज आरएसएफ के साथ काम कर चुके हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि सूडान में सिविलियन डेमोक्रेसी रिटर्न करे, ताकि माइग्रेशन और टेरर इश्यूज कम हों। यही रीजन है कि सूडान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर बना दिया गया, जहां लोकल फाइटर्स फ्रंट पे हैं, लेकिन फंडिंग और आर्म्स बाहर से आ रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2024 तक आरएसएफ के फ्लाइट्स लिबिया और चैड से मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे थे, जिन्हें यूएई के फंड्स के थ्रू अरेंज किया गया था। प्लेन्स दुबई से टेक ऑफ होते और लिबिया के अल खदीम एयरबेस पर लैंड कर आरएसएफ को डिलीवरी देते। यूएई ने ऑफिशियली बोला कि ये ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज थीं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट पैनल ऑन सूडान ने इस क्लेम को क्वेश्चन किया और बोला कि शिपमेंट में वेपन्स और ड्रोन्स थे। द गार्डियन ने अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में लिखा था कि आरएसएफ को ड्रोन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स मिल रहे हैं, जो डायरेक्ट यूएई के प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू मिडिल ईस्ट से आ रहे थे। एक अनोनिमस आरएसएफ ऑफिसर ने बोला, हमारे सप्लाईज एयर रूट से आते हैं और दुबई हमारा फाइनेंशियल हब है। पर यूएई के लिए ये सिर्फ सूडान का मसला नहीं था, वो रेड सी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा था। यमन में पोर्ट्स, एरिट्रिया में लॉजिस्टिक सेंटर्स और अब सूडान के कोस्ट में अबू अमामा पोर्ट प्रोजेक्ट। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिसर्चर्स ने लिखा कि ये प्रोजेक्ट यूएई के लिए स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड है, ताकि वो चाइना और सऊदी के साथ कंपटीशन में रहे। सूडान के इंटीरियर में गोल्ड माइंस आरएसएफ के कंट्रोल में हैं, पर्टिकुलरली दारफुर और साउथ कोर्डोहान रीजन। वो गोल्ड स्मगल होके चैड और सेंट्रल अफ्रीका के थ्रू दुबई के गोल्ड सूक तक पहुंचता है। रॉयटर्स के एनालिस्ट लिखते हैं कि 2024 में सूडान से निकलने वाला 97% गोल्ड यूएई के थ्रू एक्सपोर्ट हुआ, जो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का था। ये नंबर्स ऑफिशियल सूडान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा से मिले, और ये सेम गोल्ड मनी आरएसएफ के आर्म्स और ऑपरेशंस में लग रहा था। एक इन्वेस्टिगेटर ने बोला था कि सूडान का गोल्ड वॉर फंडिंग मशीन बन गया है। इसलिए सूडान की इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद भी आरएसएफ फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि उनके पास गोल्ड मनी था। ब्लूमबर्ग अफ्रीका ने एक पीस में लिखा कि हिमेती का फैमिली बिजनेस अल जुनैद ग्रुप डायरेक्टली गोल्ड ट्रेड कर रहा था और दुबई में रजिस्टर्ड कंपनीज के थ्रू ट्रांजैक्शन चला रहा था। ये फॉर्मल सिस्टम नहीं था, पर शैडो नेटवर्क था। यूएई के अंदर भी एक डिवाइड था। एक साइड के रूलर्स चाहते थे कि सूडान में आरएसएफ सपोर्ट से एक प्रो यूएई फ्रेंडली फैक्शन पावर में आए, ताकि इजिप्ट और कतार का इन्फ्लुएंस कम हो। दूसरी साइड के डिप्लोमैट्स चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो। अल अरबिया और मिडिल ईस्ट आई ने लिखा कि अनवर गरगाश, यूएई के फॉरेन एडवाइजर, ने अक्टूबर 2025 में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, यूएई सूडान के लिए पीस और सिविलियन ट्रांजिशन सपोर्ट करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। खार्तूम और दारफुर में आरएसएफ अब भी आर्म्ड थी। सूडान के अंदर दो बड़े इकोनॉमिक हब्स थे, पोर्ट सूडान और खार्तूम। अब पोर्ट सूडान एसएएफ के कंट्रोल में है और टेम्पररी कैपिटल बन चुका है। यहाँ इजिप्शियन और सऊदी एडवाइजर्स बैठे हैं। खार्तूम और दारफुर में आरएसएफ का रूल है,
जहां वो अपना टैक्स और कंट्रोल चलाता है। कंट्री लिटरली दो पार्ट्स में बट गई है, नॉर्थ ईस्ट आर्मी रूल और वेस्ट सेंट्रल आरएसएफ रूल। द गार्डियन और ले मोंडे अफ्रीका के रिपोर्टर्स लिखते हैं कि दारफूर में मास किलिंग्स और एथनिक क्लेंजिंग का नया फेज चल रहा है। आरएसएफ और उनके एलाइड ट्राइब्स नॉन अरब मसालित और फर कम्युनिटीज पे अटैक कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस से एंटायर विलेजेस बर्न्ट दिखते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि सुडान में दारफूर वंस अगेन टर्निंग इनटू अ जेनोसाइडल ग्राउंड। मीनवाइल सुडान के रेफ्यूजीज चैड और इथियोपिया बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। यूएनएचसीआर के मुताबिक 2025 तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बोला कि 30% पॉपुलेशन फैमिन के ब्रिंक पे है। यूएई, सऊदी और कतार ने एड प्लेज किया है, लेकिन ग्राउंड तक वो एड नहीं पहुंच रहा। सिविल वॉर के बीच एनजीओज ऑपरेट करना इम्पॉसिबल हो गया है। द गार्डियन के अप्रैल 2025 की स्टोरी में लिखा था कि सुडान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएई के अगेंस्ट केस डाला था फॉर कंप्लिसिटी इन जेनोसाइड, लेकिन कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन रिजेक्ट कर दी। सुडान का स्टेटमेंट था, हम जस्टिस नहीं एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक फाइट थी, एक स्मॉल स्टेट का अगेंस्ट एक रिच गल्फ पावर। यूएई का पोजीशन आज भी डुअल है। उनका फॉरेन ऑफिस कहता है कि वो सुडान के पीस टॉक सपोर्ट करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, पर द वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन के इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से ग्राउंड लेवल पे यूएई बैक्ड नेटवर्क्स अब भी आरएसएफ के लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस में एक्टिव हैं। ये सिचुएशन सुडान के अंदर एक वॉर इकोनॉमी बन गई है। हर बंदा किसी न इसी साइड से लिंक्ड है, गोल्ड माइनर्स, स्मगलर्स, लोकल ट्राइब्स और फॉरेन कंपनीज, और ये सब मिलके एक शैडो स्टेट चलाते हैं जहां लॉ का मतलब सिर्फ पावर है। आज अगर तुम खार्तूम से पोर्ट सुडान तक ड्राइव करो तो तुम्हें 20 चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहां अल बुरहान के सोल्जर्स पेपर्स चेक करते हैं। फिर जब तुम दारफूर साइड जाओगे तो आरएसएफ के बैरिकेड्स और फ्लैग्स दिखेंगे। एक ही मुल्क के अंदर दो गवर्नमेंट्स, दो करेंसीज, दो सिस्टम्स बन चुके हैं। लेकिन इस केओस के बीच भी एक साइलेंट पैटर्न है। सुडान का हर कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज पे ही आके रुकता है, चाहे वो ऑयल हो, वाटर हो या गोल्ड। और जब रिसोर्स वैल्यूएबल हो तो फॉरेन पावर भी अंदर आ जाती है। यूएई का सुडान में इंटरेस्ट इसी लॉजिक पे चलता है, कंट्रोल द रूट्स, ओन द रिसोर्सेज और बिल्ड इन्फ्लुएंस। और ये भी सच है कि सुडान के लोग थक गए हैं। हर जनरेशन ने एक न्यू वॉर देखा है, 1970s का सिविल वॉर, 2000s का दारफूर और अब 2020s का आरएसएफ एसएएफ वॉर। पर इस बार डिफरेंस ये है कि टेक्नोलॉजी और फॉरेन मनी ने वॉर को और डेंजरस बना दिया है। जब किसी मुल्क में जंग छोटी शुरू होती है और लंबी बन जाती है, सबसे पहले उसका बोझ आम लोग उठाते हैं। सूडान में भी वही हुआ। अप्रैल 2023 से लेकर आज तक 3 साल में खाना, पानी, मेडिसिन, हर चीज कहत बन गई है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने लिखा कि अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी में हैं और 10 मिलियन लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। खार्तूम, जो कभी एक बिजी कैपिटल थी, आज गोस्ट सिटी बन गई है। बिल्डिंग्स बर्न्ड, मार्केट्स लूट चुकी हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्ट के मुताबिक मेजर हॉस्पिटल्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए या आरएसएफ के बेस बन गए। एक डॉक्टर ने द गार्डियन को बताया कि हम पेशेंट्स को बंद कमरे में ट्रीट करते हैं क्योंकि स्नाइपर्स हर बिल्डिंग पे बैठे हैं। दारफुर रीजन का हाल और बुरा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स लिखते हैं कि जिनाइना, नियाला और एल फाशर जैसे शहर बर्बाद हो चुके हैं। आरएसएफ और उनके एलाइड ट्राइब्स नॉन अरब मसालित और फूर कम्युनिटीज पे अटैक कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस और आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक पूरे गांव जल गए और हजारों लोग मारे गए। एक रेफ्यूजी ने रॉयटर्स को बोला, दारफुर अब फिर से जेनोसाइड बन रहा है। विमेन और बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सेक्सुअल वायलेंस, फोर्स्ड मैरिजेस और किडनैपिंग का डर रोज का पार्ट बन गया है। यूनिसेफ ने अपनी अगस्त 2025 रिपोर्ट में लिखा कि सूडान में हर मिनट एक बच्चा डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो रहा है। वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी कोलैप्स कर चुकी है, जिससे कॉलरा और मलेरिया जैसे डिजीजेस रैपिड फैल रहे हैं। खार्तूम से बाहर निकलने वाले रेफ्यूजीज मोस्टली चैड, इजिप्ट, साउथ सूडान और इथियोपिया की बॉर्डर्स पे रुक रहे हैं। यूएनएचसीआर के हिसाब से 2025 तक 3 मिलियन लोग चैड में रेफ्यूजी बन गए और 1 मिलियन इजिप्ट के थ्रू यूरोप जा रहे हैं। ये मैस माइग्रेशन पूरे नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के लिए नई चैलेंज बन गया है। यूरोप में इल्लीगल माइग्रेशन बढ़ गई और मेडिटरेनियन सी क्रॉस करते हुए हजारों लोग डूब रहे हैं।
रीजनली देखा जाए तो सूडान का ये वॉर पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अनस्टेबल कर रहा है। अल जजीरा ने लिखा कि इथियोपिया और एरिट्रिया ऑलरेडी अपने बॉर्डर इश्यूज में लगे हैं और सूडान का कॉन्फ्लिक्ट उनकी बॉर्डर्स पर आर्म्स स्मगलिंग और ट्राइबल वायलेंस बढ़ा रहा है। चैड का ईस्टर्न हिस्सा रेफ्यूजी कैंप से भर गया है और गवर्नमेंट को फियर है कि आरएसएफ लिंक्ड फाइटर्स अंदर ना घुस जाएं। एक और बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये वॉर रेड सी के सिक्योरिटी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। रेड सी रूट वर्ल्ड ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है, सुएज कनाल से यूरोप और एशिया तक। सूडान के कोस्ट पर आरएसएफ और फॉरेन मर्सनरीज के प्रेजेंस का मतलब ये है कि शिपिंग कंपनीज अब यहां ऑपरेट करने से डर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि पोर्ट सूडान अब टेम्परेरी गवर्नमेंट कैपिटल बन चुका है, जहां इजिप्शियन मिलिट्री एडवाइजर्स बैठे हैं और रशिया अपना नेवल बेस डील फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सूडान का कोलैप्स सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं, एक एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है। फार्मलैंड्स जल गए, लाइव स्टॉक मर गया और क्लाइमेट चेंज का असर पहले ही सिवियर था। अब फैमिन के साथ ग्लोबल फूड सप्लाई पे असर पड़ रहा है, क्योंकि सूडान और साउथ सूडान दोनों ग्रेन और गम अराबिक एक्सपोर्टर्स हैं। ब्लूमबर्ग अफ्रीका ने लिखा कि सूडान का गम अराबिक, जो कोका कोला और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, 60% कम हो गई है। यूएई का रोल अभी भी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। एक साइड पे वो यूएन एड प्लेज कर रहा है, 100 मिलियन का रिलीफ फंड अनाउंस हुआ था 2024 में, और दूसरी साइड पे द वॉशिंगटन पोस्ट और ले मोंड अफ्रीका के रिपोर्ट्स में आरएसएफ के साथ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं। यूएन एक्सपर्ट्स ने बोला कि सूडान का गोल्ड ट्रेड दुबई के थ्रू चल रहा है और ये मनी आरएसएफ को इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रही है। यूएई ने ये सारे एलिगेशंस डिनाई किए और ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि एमिरेट्स इज ओनली कमिटेड टू ह्यूमैनिटेरियन एड एंड पीस एफर्ट्स। सूडान के अंदर अब दोनों साइड्स एक स्टेलमेट में फंस गए हैं। एसएएफ नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन कंट्रोल करता है, आरएसएफ वेस्टर्न दारफुर और कैपिटल के बड़े हिस्से पे बैठा है। दोनों के बीच सीज फायर टॉक्स जेद्दा और कायरो में होती रहती हैं, पर कभी टिकती नहीं। रॉयटर्स ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट किया कि यूएई ने अगेन सीज फायर अपील की, लेकिन ग्राउंड पे फिर भी बॉम्बिंग चल रही थी। सूडान के अंदर अब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और यूथ मूवमेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। खार्तूम के स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स कहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमें अपने जनरल से वापस लेना है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब तक फॉरेन इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, पीस डिफिकल्ट बन जाता है। इंटरनेशनली देखा जाए तो सूडान का केस एक एग्जाम्पल बन रहा है कि कैसे रिसोर्स रिच मुल्क इंटरनल वॉर्स के जरिए लूट लिए जाते हैं। जहां पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो और फॉरेन मनी स्ट्रांग हो, वहां सियासत नहीं, बाजार चलता है। गोल्ड और ऑयल का गेम सूडान के अंदर सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है जो लिबिया और कॉन्गो में हुआ था। एक सूडानीज एनालिस्ट ने द गार्डियन को बोला, सूडान एक मिरर बन गया है, जितनी दुनिया की ग्रीड है वो इस कंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, और शायद यही बात सच है। आगे का रास्ता डिफिकल्ट है। सिविलियन ट्रांजिशन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक बुरहान और हेमेती में से कोई एक मिलिट्री साइड वीकन ना हो। वेस्टर्न पावर्स और अफ्रीकन यूनियन ने एक जॉइंट रोड मैप बनाया है, इलेक्शंस और ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए 2026 तक का प्लान, पर ग्राउंड रियलिटीज अलग बताती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स्ड और ट्रस्ट जीरो है। फिर भी सूडानीज लोग होप रखते हैं। सोशल मीडिया पर #सूडान विल राइज ट्रेंड करता है। एग्जाइल जर्नलिस्ट्स और आर्टिस्ट्स अपनी स्टोरीज लिख रहे हैं। एक यंग सूडानीज फोटोग्राफर ने बीबीसी अफ्रीका को बोला, हम चाहे अभी डस्ट में हैं, लेकिन हम फिर बिल्ड करेंगे। ये हमारा मुल्क है, हम इसे छोड़ नहीं देंगे। और शायद यही सूडान की खूबसूरती है, जहां सब कुछ टूट जाता है लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरती। सूडान का वॉर आज सिर्फ एक मुल्क के अंदर का मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक मिरर बन गया है पूरी दुनिया के पावर पॉलिटिक्स का। जितने लोगों को ये सिर्फ एक सिविल वॉर लगता है, वो असल में समझ नहीं पा रहे कि इस जंग के पीछे एक साइलेंट जियोपॉलिटिक्स चल रही है। और इस जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है एक छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर हम देखें तो यूएई ने पिछले 10 सालों में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है। पहले वो सिर्फ ऑयल और टूरिज्म का हब था, लेकिन अब वो एक रीजनल पावर ब्रोकर बन गया है। उसके पास पैसा, ड्रोन्स और डिप्लोमेसी तीनों हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि यूएई ने अपने इन्फ्लुएंस के लिए एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाई, इन्वेस्ट इन केओस, कंट्रोल द आउटकम। सूडान उस स्ट्रैटेजी का लेटेस्ट टेस्ट ग्राउंड बन गया।
यूएई के स्ट्रेटेजिक मोटिव समझने के लिए 3 चीजें समझना जरूरी हैं: लोकेशन, रिसोर्सेज और राइवल्स। पहली चीज, लोकेशन। सूडान के पास रेड सी कोस्ट है, जहां से यूरोप और एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट गुजरता है। जिसके पास रेड सी के पोर्ट्स हैं, उसके पास एक इनविजिबल पावर है। वो शिपिंग, मिलिट्री और रिसोर्स रूट्स कंट्रोल कर सकता है। यूएई ऑलरेडी यमन के सुकोट्रा आइलैंड और इरिट्रिया के असाब पोर्ट पर प्रेजेंस बना चुका है। अब सूडान के पोर्ट सूडान और अबू अमामा जैसा प्रोजेक्ट उसका नेक्स्ट स्टेप था। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एनालिस्ट्स ने लिखा कि यूएई चाहता है कि वो रेड सी के दोनों साइड्स पर कंट्रोल रखे, ताकि ग्लोबल ट्रेड और मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अपनी जगह बनाए। सूडान उस प्लान का परफेक्ट पीस था। दूसरी चीज, रिसोर्सेज। सूडान के गोल्ड माइंस डारफुर और साउथ कोर्डोफान रीजन में हैं। आरएसएफ के पास इन माइंस का डायरेक्ट कंट्रोल है। गोल्ड हर इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है और यूएई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग हब है। ब्लूमबर्ग के एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2024 में सूडान के 97% गोल्ड एक्सपोर्ट डायरेक्टली यूएई के थ्रू गया, जो लगभग $1.5 बिलियन का था। ये वही पैसा है जिससे आरएसएफ अपनी आर्मी और वेपन्स फाइनेंस कर रहा था। एक आरएसएफ इनसाइडर ने द गार्डियन को बोला था, हेमेडती के पास कैश का समुंदर है, उसके पास अपना गोल्ड है और दुबई में बायर्स रेडी हैं। यानी गोल्ड एक इनविजिबल फ्यूल बन गया जिससे वॉर चलता रहा। तीसरी चीज, राइवल्स और रीजनल इन्फ्लुएंस। सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ यूएई नहीं, बल्कि इजिप्ट, कतर, रशिया और सऊदी अरेबिया सब इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इजिप्ट बुरहान के साइड पे है क्योंकि वो चाहता है कि सूडान एक मिलिट्री कंट्रोल्ड स्टेबल नेबर रहे। उनका नाइल वाटर और बॉर्डर सिक्योरिटी इस पे डिपेंड करता है। कतर और तुर्की ट्रेडिशनली सूडान के इस्लामिस्ट फैक्शंस को सपोर्ट करते आए हैं। रशिया अपना नेवल बेस पोर्ट सूडान में बनाना चाहता है ताकि वो रेड सी और अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक एक्सेस को कंट्रोल करे। और यूएई वो सबसे साइलेंट और स्मार्ट प्लेयर है। यूएई का एम है सूडान को अपने इन्फ्लुएंस जोन में लाना और रेड सी पर अपनी मैरिटाइम एम्पायर कंप्लीट करना। द वॉशिंगटन पोस्ट और लेमोंट अफ्रीका के आर्टिकल्स के मुताबिक यूएई ने इस वॉर में डुअल रोल प्ले किया। एक तरफ वो यूनाइटेड नेशंस के साथ ह्यूमैनिटेरियन एड प्लेज करता है और दूसरी तरफ वो आरएसएफ के फंडिंग नेटवर्क को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ताकि अपनी लेवरेज बनाए रखे। यही वजह है कि जब भी सीज फायर टॉक्स होती हैं, यूएई के डिप्लोमैट्स हमेशा टेबल पर होते हैं, चाहे जेद्दा हो या कायरो, क्योंकि सबको पता है विदाउट देम पीस इम्पॉसिबल है। लेकिन इस गेम का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि सूडान के अंदर सिविलियंस कंप्लीटली इग्नोर हो गए हैं। हर पार्टी के लिए सूडान एक चेस बोर्ड बन गया है और लोग उसके पॉन्स। खार्तूम अब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ में सैफ, साउथ और सेंट्रल में आरएसएफ। दारफुर रीजन प्रैक्टिकली आरएसएफ के रूल में है और पोर्ट सूडान से गवर्नमेंट एग्जाइल में चल रही है। बीबीसी अफ्रीका ने लिखा कि सूडान अब 2 कैपिटल्स एंड नो गवर्नेंट के फेज में है। आज जब तुम खार्तूम के ड्रोन फुटेज देखो तो बस बर्न्ट बिल्डिंग्स, एम्प्टी रोड्स और मिलिट्री ट्रक्स दिखेंगे। एक लोकल जर्नलिस्ट ने अल जजीरा को बताया कि खार्तूम सिर्फ नाम का सिटी है, असल में ये एक बैटलफील्ड है और इस बैटलफील्ड के पीछे एक साइलेंट ट्रेड चल रहा है, गोल्ड और वेपन्स का। वॉर के इस 3rd ईयर में रॉयटर्स और द गार्डियन दोनों ने लिखा कि आरएसएफ ने न्यू रूट्स ओपन किए हैं, लिबिया और चैड के जरिए। वहां से वेपन्स आते हैं और दुबई के थ्रू पैसा। ये एक लूप बन गया है जिसे तोड़ना मुश्किल है। यूएई डिनाई करता है कि वो आर्म्स दे रहा है, लेकिन यूएन एक्सपर्ट पैनल ऑन सूडान ने अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मेंशन किया कि आरएसएफ के वेपन सप्लाई चेन में यूएई लिंक्ड इंटरमीडियरीज शामिल हैं। रिपोर्ट के ऑथर ने बोला, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अफ्रीका में हैं, उनमें सूडान सबसे प्रॉफिटेबल बन गया है उनके लिए जिनके पास गोल्ड और लॉजिस्टिक्स का एक्सेस है। अब सवाल उठता है, क्या सूडान का एंड गेम पॉसिबल है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि दोनों साइड्स के पास इनफ रिसोर्सेज हैं लड़ते रहने के लिए। बुरहान के पास इजिप्ट और सऊदी की पॉलिटिकल बैकिंग है, हेमेडिटी के पास यूएई और शैडो फंडिंग नेटवर्क हैं और सिविलियंस के पास सिर्फ दुआ और होप है। लेकिन मिड टर्म में एक पॉसिबिलिटी है, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। सूडान के वेस्ट और साउथ रीजन्स प्रैक्टिकली आरएसएफ के इन्फ्लुएंस में हैं, ईस्ट आर्मी के।
अगर ये डिवाइड लंबे टाइम तक रहा तो सूडान लिबिया जैसा बन सकता है, 2 गवर्नमेंट्स, मल्टीपल मिलिशियाज और फॉरेन पावर्स का प्लेग्राउंड। द गार्डियन ने लिखा, सूडान का मैप अब स्टैटिक नहीं रहा, हर महीने बॉर्डर लाइंस चेंज हो रहे हैं। यूएई के लिए ये इंस्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो डील्स और इन्फ्लुएंस बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्की भी है क्योंकि रेड सी का एरिया मिलिटराइज्ड हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स खुद डिवाइड हुए हैं। एक कैंप कहता है सूडान में अब ओवररीच हो गया और दूसरा कैंप कहता है वी कैनॉट लीव हाफवे, वी हैव इन्वेस्टेड टू मच। सूडान के अंदर मीनवाइल एक साइलेंट डिप्लोमेसी भी चल रही है। अफ्रीकन यूनियन और सऊदी मीडिएशन के पैरेलल यूएई और इजिप्ट ने एक सूडान स्टेबलाइजेशन ट्रैक बनाया जिसमें प्रपोजल है कि आरएसएफ और एसएएफ दोनों पावर शेयर करें और सिविलियन इंटरिम काउंसिल बनाया जाए। पर यह प्लान तभी चलेगा जब दोनों जनरल्स बुरहान और हेमेडिटी अग्री करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। हेमेडिटी अब भी वॉरलॉर्ड स्टाइल में दारफुर से ऑपरेट करता है और बुरहान पोर्ट सूडान से स्पीचेस देता है। दोनों के सोशल मीडिया चैनल्स पे प्रोपेगेंडा चलता रहता है। आरएसएफ अपने विक्ट्री वीडियोस टेलीग्राम पे डालती है और आर्मी अपने परेड दिखाती है, लेकिन असल में दोनों लूज कर रहे हैं और जनता सबसे ज्यादा सफर कर रही है। अगर हम फ्यूचर इमेजिन करें तो 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। पहला सिनेरियो, इंटरनेशनल प्रेशर से सीजफायर होती है और फेज्ड पावर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन होता है। यूएई और सऊदी मीडिएशन के अंडर एक ट्रांजिशनल काउंसिल बनता है जिसमें सिविलियन मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये सिनेरियो पीस के लिए बेस्ट है, लेकिन पॉलिटिकल विल कम है। दूसरा सिनेरियो, सूडान परमानेंटली डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट आर्मी कंट्रोल्ड और वेस्ट आरएसएफ कंट्रोल्ड, और दोनों अपने एलाई कंट्रीज के अंडर प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं। ये लिबिया स्टाइल फ्रैगमेंटेशन होगा जिसमें यूएई और इजिप्ट अपने अपने जोन हैंडल करेंगे। तीसरा सिनेरियो, अ स्लो कोलैप्स, जहां इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह गिर जाते हैं और पूरा रीजन रेफ्यूजी और स्मगलिंग का कॉरिडोर बन जाता है। ये सिनेरियो सबसे डेंजरस है और अभी तक इसी की तरफ साइंस जा रहे हैं। एक सूडानीज राइटर ने द गार्डियन को लिखा, सूडान का दर्द सिर्फ हमारा नहीं, ये दुनिया का रिफ्लेक्शन है जहां इंसानियत के ऊपर प्रॉफिट और पॉलिटिक्स जीत जाते हैं। आज जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग होती है तो कंट्रीज अपने स्टेटमेंट्स देती हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बदलता। खार्तूम में एक टीचर ने रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को कहा, हमने सब देखा, रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप, वॉर, अब हम बस पीस देखना चाहते हैं। यूएई के लिए सूडान एक टेस्ट केस बन गया है। क्या वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सॉफ्ट पावर के नाम से जस्टिफाई कर सकता है जब ग्राउंड पे उसके फंडेड नेटवर्क्स लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ले मोंड अफ्रीका के एडिटोरियल ने लिखा, सूडान इज द प्राइस ऑफ साइलेंट डिप्लोमेसी, जहां पावर और प्रॉफिट दोनों एक ही टेबल पर बैठे हों। आज अगर कोई पूछे कि सूडान का फ्यूचर क्या है तो एक ही जवाब आता है, अनसर्टन। लेकिन एक चीज क्लियर है, सूडान के लोग हार नहीं मानते। खार्तूम के रुइंस में भी ग्राफिटी लिखा है, फ्रीडम विल ब्लूम अगेन। और शायद यही सूडान की असली कहानी है, एक मुल्क जो हर बार तोड़ दिया गया फिर भी खुद को जोड़ने की कोशिश करता रहा। यूएई के गोल्ड के, इजिप्ट के वाटर के, रशिया के बेस के और वेस्ट के रेजोल्यूशंस के बीच एक अवाम अब भी अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। और जब एक दिन ये जंग खत्म होगी तो लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि किसने जीता, वो कहेंगे किसने इंसानियत बचाई।